इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 इतिहास चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये हमारा दूसरा भाग है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा भाग में पढ़ेंगे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हम पैदा हो रहे हैं तब से हमको स्वतंत्र होना ये मेरा अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं। इसी बात पे कौन कौन नेतागण अंग्रेजों के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किए थे, इसके बारे में इस भाग में जानेंगे। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस वालों का क्या था, आधा स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं, आधा स्वराज। इसलिए बहुत लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल उठाते थे, बहस करते थे कि उनको पसंद नहीं था उनको। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा अमूल्य परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे। ये जो थे कौन कौन, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये इन लोगों का जो मूल परिवर्तन था उसी को आगे वही उद्देश्य लेकर पद्धतियों के अनुरूप, मतलब उसी के अनुसार काम करते थे कि अपने मूल परिवर्तन जो है उसको भी आगे हम लोग बढ़ा सकें। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और ये लोग निवेदन करते थे। कांग्रेस वाले क्या करते थे, निवेदन करते थे जाकर वायसराय से, और ये लोग चाहते थे निवेदन नहीं, मेरा हक है, हाथ काट कर लेंगे, चाहे गला काट कर लें। इसलिए नारा लगा था, तुम मुझे, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे यहाँ पर भी है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसका मतलब नहीं कि घर में भी बोलने लगो, नहीं तो चाटा भी पड़ जाएगा उल्टे हाथे, बोलते ना रपेट लग गया। तो ये लोग निवेदन करते थे जाकर कि हमें ये पास करना है, ये आदेश पास कर दीजिए। लेकिन ये लोग चाहते थे कि नहीं, हमारा अधिकार जो है हम छीन लेंगे उसको, और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। ये लोग आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर ज्यादा जोर देते थे। ये बात सही भी है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसीलिए आज भारत आत्मनिर्भर भारत के तरफ बढ़ रहा है। पूरा हर सामान हिंदुस्तान में बढ़ेगा, हिंदुस्तान में बनेगा। जैसे विश्व बाजार में आज चाइना का बोलबाला है, अमेरिका का बोलबाला है, जापान का बोलबाला है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान का भी बोलबाला होगा एक दिन। अभी भी है, बहुत सारे सैटेलाइट, लड़ाकू विमान हमारे हिंदुस्तान से भी खरीदे जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी रसिया से लेता है। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के अनेक नेक इरादों पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये लोग चाहते थे कि सरकार के नेक इरादों पर हम भरोसा ना करें, बल्कि अपने ताकत, जो हमारा हिम्मत है, आत्मविश्वास, उस पे भरोसा करें। लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए और लोगों को अपने राज्य के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा 1890 में लगाया गया था। 1890 से 1900 दशक के बीच में ही लगा था ये। मतलब एक सही तिथि, सही दिन इसमें नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जान लो, इनका नारा जोर से लगता था। ये लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए।
1905 में वॉयसराय यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो 1905 में वॉयसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया उस समय। इसलिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो बंगाल बट गए। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत के एक बड़ा राज्य था और क्षेत्र भी उनका बंगाल ही था। लेकिन बंगाल को बांट दिया गया क्योंकि इनको लगता था कि बंगाल में जो लोग पढ़े लिखे हैं यही लोग जाकर दूसरे एरिया में, क्षेत्र में ये लोग विद्रोही कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार और ओडिशा के कुछ भाग भी उस समय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। और बिहार और ओडिशा के कुछ ऐसे विभाग थे जिसका बंटवारा करना जरूरी था क्योंकि प्रशासकीय सुविधा को संभालने के लिए बंटवारा करना इन लोगों के लिए जरूरी था। नहीं तो कहां से कौन जाकर किधर विद्रोह कर दे रहा है इसके बारे में मालूम ही नहीं चलता था इन लोगों को। इसलिए कुछ जवाब ढूंढे, कुछ सवाल भी इनके सामने आए और नियति ये निकाल दिए कि इन लोगों का बंटवारा करना जरूरी है। और ये चित्र देखो, बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। और जितने लोग भी प्रदर्शनकारी थे, विरोध के पक्ष में थे, वो लोग का अलग ही लाइब्रेरी था। इसलिए पढ़ो, लाइब्रेरी रखो, ये चूजा मैना वाला दिशा में मत जाओ, मॉम डैड के अंदर में मत रहो। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? बात यह है, सवाल भी है कि ये प्रशासकीय सुविधा किस लिए किया गया था, क्यों ये लोग सोच रखे थे, तभी बंगाल का बंटवारा इन लोगों ने कर दिया। इसीलिए पूर्वी बंगाल ईस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया है। इससे किसी को सुविधा मिलने वाली नहीं थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। सही बात है, क्योंकि उन लोगों को फायदा नहीं होता तो ऐसा क्यों करते? नहीं करते ना। कोई भी कुछ भी करता है तो अपने फायदे के अनुसार ही करता है, दूसरे काम से तो नहीं करता है। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया और बंगाल के कुछ भाग को असम बना दिया और कुछ भाग को बंगाल बना दिया और कुछ जो बचा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। और इन लोगों का बस एक ही उद्देश्य था कि बंगाली राजनेता जितने भी हैं उन पे अंकुश लगाया जाए, उनको कंट्रोल में किया जाए और यहाँ के लोगों को बांट दिया जाए। क्योंकि दंगा भड़केगा कब? जब लोग इकट्ठा होंगे। लोग को ही अलग कर दो, गांव गांव को बांट दो, टेंशन ही खत्म। गांव गांव को बांट देगा तो गांव गांव अपने में लड़ लड़ कर खत्म हो जाएगा। तो उसको प्रशासकीय तौर पे लड़ने और उसको विरोध करने के लिए सोचेगा ही नहीं कभी। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो कभी ये सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है? नहीं सोचता है, क्योंकि उसको अपने से ही फुर्सत नहीं है। एक भाई को दूसरे भाई को नीचे दिखाने से फुर्सत हो तो न जाएगा दूसरे की तरफ, फुर्सत ही नहीं रहता है। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए और बहुत बड़ा जनसभा आयोजित हुआ और जुलूस निकाला गया। जन प्रतिरोधी के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और कुछ भी आंदोलन करो उसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दे दो, अपना देश का है, स्वदेशी है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। और ये केवल बंगाल में ही था, लेकिन इसकी तलवार की गूंज
चारों तरफ सुनाई दी, हर राज्य में सुनाई दिया। समझो उस समय 537 से 570 रजवाड़े थे जब देश हमारा आजाद हुआ था। अपने भारत में ही 500 देश थे, बाकी का तो छोड़ दो। अभी पूरा मिलाएंगे तो 200 तक देश होगा, लेकिन उस समय 500 से ज्यादा देश हमारे हिंदुस्तान में उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए उसके पहले मैं बता दूं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, तिलक के संपादन में निकाले जाने वाला मराठी अखबार केसरी, उस समय से केसरी अखबार निकला था। महाराष्ट्र में केसरी को ही ज्यादा महत्व देते हैं मराठी लोग। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कितने लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी। सबके सिर पे देखो खाकी का टोपी है। महाराष्ट्र के लोग टोपी अक्सर ही पहना करते हैं। ये मराठियों लोगों को देखो टोपी किस तरह पहने हुए हैं, दिख रहा है। पहले का अपना मुंबई ऐसा था, जिसको पहले बंबई बोलते थे, आज मुंबई बोलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे थे। देखिए किस तरह लोग जुलूस में शामिल होना चालू हो गए थे। लोग अनेक और प्रशासकीय पुलिस बहुत कम। ये चित्र है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज इतना न पीट दिए थे कि इनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की रणनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे, और ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे और उनके साथ ही काम करते थे। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा आंदोलन निकाला था, डेल्टा इलाकों में, डेल्टा मतलब जहां पर पानी जमा कर रखा जाता है, बड़ा सा तालाब समझ लीजिए। डेल्टा जहां पर बहुत सारे नदियां भी मिल जाती है उसको भी बोला जाता है, और डैम लगाकर भी पानी को रोक दिया जाए उसको भी डेल्टा बोल देंगे। तो उसे वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया था। इसलिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्र में गीत भी होता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। ऐसे में इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के नाम पर ब्रिटिश शासन का विरोध कर दिया और स्वयं सहायता, अपनी सहायता खुद करेंगे, स्वदेशी व्यापार लगाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ाएंगे। इस तरह के नारे इन लोगों के आंदोलन में थे। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों पर वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया और अपने स्वराज के लिए परिवर्तन लाए। ऐसे ऐसे परिवर्तन लाए जैसे में इनका था संस्थाओं का परित्याग कर देना, बहिष्कार करना, वस्तुओं का बहिष्कार करना। हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम बस में नहीं जाएंगे, हम वकील हैं तो कोर्ट नहीं जाएंगे, जज हैं तो भी कोर्ट नहीं जाएंगे, डॉक्टर हैं तो अस्पताल नहीं जाएंगे। तो ऐसे बहिष्कार चले और जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। ऐसे कुछ लोग क्या, 33 करोड़ जनसंख्या थी, 35 करोड़, तो 2 करोड़ लोग तो होंगे ही। उस समय ठीक से गिनती भी नहीं हो पाता था ना, इसलिए सही ढंग से मालूम नहीं है कितने लोग थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान
जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कहाँ पे? 20वीं सदी 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये नवाबों के द्वारा हुआ था, जो नवाब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा चलता था। ठीक है। और इसी के वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वजह से ही आज पाकिस्तान बना है, नहीं तो नहीं बनता। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, मतलब मुसलमानों के लिए अलग रहने की जगह को बनाया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र में रखा जा सके। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अनिवार्य है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हाँ, सही बात है, जब देश हमारा बंटवारा हुआ था तो बना था कि मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। तो पाकिस्तान हो गया मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो है ही, घोषित क्या करना है, हिंदू राष्ट्र है। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा गया था, और मुसलमान उम्मीदवार जितने भी थे उनके लिए कुछ सीट बचा कर रखा गया था। और उसके बाद से मतदाता मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था, और उसको कोई हिंदू नहीं चुनेगा, हिंदू उसको नहीं चुनकर भेजेगा, उसे मुसलमान ही भेजेगा। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनाना, राजनीतिक समर्थन बनने का लालच पैदा हो गया, और ऐसे जितने भी राजनेता थे उन्हें धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच लालच ही तो सब चीज है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना को अलग राष्ट्र बनाने की लालच नहीं होती तो आज पाकिस्तान नहीं होता। अगर बहुत सारे रजवाड़े को लालच नहीं होती तो भारत अखंड नहीं होता। लेकिन दूसरे किसी को लालच हुआ तो भारत अखंड जो था वो बट गया, टूट गया। नहीं तो आज भारत के पास क्या नहीं था? तेल संसाधन था, हर चीज था। तेल था, पेट्रोलियम था, गैस था, हर चीज बोल रहे हैं ना। प्राकृतिक संसाधन अलग अलग भू क्षेत्रों में इतना भरा पड़ा था कि भारत अकेले इस्तेमाल करता तो भी खत्म नहीं होता। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यवर्गीय धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, और मध्यवर्गीय धारा जो था वो बहिष्कार की राजनीति जो हो रहा था उसके विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यवर्गीय का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे, और तिलक के जितने भी मददगार थे, मदद करने वाले, ये बाहर से स्वतंत्र कराने के लिए अपना आंदोलन चलाते थे, और अंदर पार्टी में रहकर लाला लाजपत राय करते थे। नहीं, बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक करते थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए, और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया कि हम अब मिलकर काम करेंगे, हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये क्रांतिकारी हिंसा, समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, उसे क्रांतिकारी हिंसा बोलते हैं। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधि दायित्व को निभाने वाली मनोनीति या निर्वाचित संस्था, उसको परिषद बोलते हैं। जनराष्ट्र का उदय, अपने जनराष्ट्र का उदय कब हुआ था? 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। बारी बारी कई बार
औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? और बहुत जो लोग थे वो भी समर्थन दिए कांग्रेस को, जैसे में किसान लोग भी दिए, आदिवासी भी दिए, विद्यार्थी, महिलाएं और बड़ी संख्या में जन आंदोलन भी इनका साथ दिया। और कुछ व्यावसायिक लोग भी इनका साथ दिए, खर्च चलाने के लिए फंडिंग करते थे, पैसा देते थे कि चलो भाई अपने संगठन को आप बनाए रखो, हम हैं साथ में, पीछे हैं, डरने का नहीं। पहले विश्व युद्ध में विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। नहीं समझे? फिर से समझा देता हूँ। पहले विश्व युद्ध का युद्ध जब हुआ, पहला विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच में, 1914 से 1918, उस युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। और युद्ध होता है कहीं भी तो स्थिति तो बदलता ही है। जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ, तेल बंद, यूक्रेन वाले जहां से गेहूं देते थे, गेहूं बंद, गेहूं वो लोग लेने लगे और एक्स्ट्रा में। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और इन लोगों की वजह से ब्रिटिश वाले तो लड़ने चले गए और रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार का व्यय मतलब भारी इजाफा बहुत ज्यादा बढ़े। भारतीय सिपाही ही बहुत ज्यादा वहां पर अपने आप को भर्ती करवा सके। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। निजी आय पे और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बैठा, टैक्स ज्यादा लेने लगा। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। और देखो, सैनिकों का पैसा बढ़ा, पेमेंट बढ़ गया सालाना, और उनका मंथली जो इनकम होता है वो बढ़ गया, और युद्ध की आपूर्तियों की वजह से जरूरी कीमतों की चीज उसमें भी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी में जो रोजाना दैनिक कार्य वाले जो सामान होते हैं उसका खर्चा भी बढ़ गया, उसका दाम भी बढ़ गया। तो बात वही है, कमीनी चवन्नी और खर्चा अठन्नी। मतलब 4 रुपया कमाए और 8 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे और कुछ व्यवसायिक लोग मतलब अनलिमिटेड, जिसका कोई हिसाब नहीं हो, बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बेरे, कपड़े, पटड़िया की मांग बढ़ गई थी। जूते की मांग इसलिए बढ़ी क्योंकि सिपाहियों को जूता चाहिए, तबे तो कंटीली, पथरीली, पानी, सड़क सब पे चल सकते हैं। और उसका बोरा भी चाहिए, जूट का बोरा, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए। पता नहीं किस इलाके में चले जाएं, कोई पता तो नहीं था 100%। और पटरी का ट्रेन लगाने के लिए, ट्रेन में बिछाने के लिए। तो पहले 19वीं सदी में ट्रेन चालू हुआ ना, स्टार्ट तो 1800 से हो गया था, लेकिन पटरी बनाने में समय लगता था। आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि पटरी के नीचे स्लेट रखे और ऊपर से समतल करते गए हो गया। वैसा अब तो नहीं हो रहा है। अब तो एक बार मशीन में सेट, मशीन ऑटोमेटिक सब खींच कर डाल रही है, बिछा रही है, सेट कर रही है। तो ऐसा कंडीशन अब है। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, विश्वास रखना चाहिए हम लोगों को केवल। और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी और भारत आने वाले जितने भी आयात सामान थे वो कम आने लगे।
इस तरह युद्ध के दौरान बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें झेली गई। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विकास हुआ, विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। और बाहर से जब सामान आना बंद हो गया तो यहाँ के व्यापारी लोगों की तो चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी लग गई और इन लोग और डिमांड करने लगे कि हमें और माल दो, हमें और ऑर्डर दो, हमें और पैसा दो। इसका डिमांड बढ़ गया था। फिर उसके बाद देखते हैं युद्धों के बाद क्या हुआ। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया, क्योंकि सेना तो मारे जाते थे युद्ध में। एक विदेशी युद्ध के खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा कि गांव के लोग अपने अपने बेटे को भेजे सिपाही में भर्ती लेने के लिए। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रहे हैं। जितने भी साम्राज्यवादी शक्ति है एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रहे हैं, इस युद्ध के दौरान उन्हें मालूम चला। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। अब अंग्रेज तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए थे, इनको ले गए और ये लोग खुद वहां से कुछ सीख कर आ गए। अब चल भाई हम लड़ेंगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति हुई क्यों, देखते हैं। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा साम्राज्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। इसके वजह से किसान और मजदूरों का संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार ज्यादा फैलने लगे। और किसान वाले तो इसलिए कि चल भाई हमें तो अब खेती बाड़ी में ज्यादा मुनाफा हो नहीं रहा है। मजदूर इसलिए कि उनको मजदूरी नहीं मिलता था। और समाजवादी उन लोगों को सुरक्षा नहीं था, इसलिए वो अपने आप को फैलाते चले गए। चल भाई मरने कटने की बात आ गई है, अब तो हम बिना आजादी के तो नहीं रह सकते। जिससे भारतीय राष्ट्रीयों को नई प्रेरणा मिलने लगी और इसके अनुसार से भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नया प्रेरणा मिला कि हम अब आजाद होंगे। तब तक महात्मा गांधी का आगमन हुआ। कब, 1915 में। हाँ, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, लेकिन 1917 में भारत में उन्होंने भारत आए। कौन, महात्मा गांधी 1917 में भारत आए थे। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं अगले भाग में। तब तक आप इसको दोबारा आप पढ़ सकते हैं। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद।